हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास विद अ न्यू कंटेंट। कल हमने डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो अब डाइपोल फील्ड क्या हो जाएगा? स्पेस अराउंड द डाइपोल in which electric effect of the dipole can be experienced। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो चार्ज की वजह से एक रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्सपीरियंस की जा सकती है वो होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल फील्ड में क्या आएगा? स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब डाइपोल में हमारे पास दो चार्जेस होते हैं। अगर हमने कैलकुलेट करनी है डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, जो हमें पॉइंट गिवन है वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे एंड फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द ईच चार्ज। अब फोर्स हम निकाल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, मीन्स हमारे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास दोनों जो फोर्सेस आ रही हैं, दोनों फोर्सेस जो यूनिट चार्ज पर आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इन दोनों फोर्सेस का हमने वेक्टर सम लेना है। इन दोनों का वेक्टर सम हमें क्या दे रहा? नेट डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यही हम मेथड यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है फिर हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि जो डाइपोल की एक्सिस बनेगी, दो चार्जेस हैं उनको जहाँ पर जैसे फिगर में दिखाया हुआ है -q एंड +q चार्ज, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है हमारे पास AB। तो एक्सियल का मतलब है जो AB की लाइन के अलोन ही होएगा। तो यहाँ पर P पॉइंट हमने एक्सियल लाइन पर एज्यूम किया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या कंसिडर करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो पॉइंट चार्जेस हैं -q एंड +q, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 2a। फिर हमने E कैलकुलेट करना है एट P और जो मिडल पॉइंट है डाइपोल का मींस O, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया है हमने R। तो OP हमारे पास आ जाएगा R की इक्वल। अब अगर हमने AP कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास क्या आएगा, उसमें OA प्लस OP मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? R प्लस A। एंड अगर हमें कैलकुलेट करना है BP, तो BP क्या आ जाएगा? OP माइनस में PB मीन्स हमारे पास आ जाएगा R माइनस A। ठीक है, फिर हम लेट कर लेते हैं E1 वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द -q चार्ज। -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने E1 लेट कर लिया। अब माइनस चार्ज की वजह से है तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी टुवार्ड्स -q। टुवार्ड्स -q का मतलब अलोन PA। यू कैन सी इन द फिगर जो -q की तरफ P से वेक्टर आएगा वो आएगा PA वेक्टर। फिर E1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1/4πε0 Q ओवर जो आपके पास जहाँ पर टेस्ट चार्ज है उस पॉइंट और जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मींस A एंड P। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q ओवर AP स्क्वायर। अब AP की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या आई थी? R प्लस A। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q ओवर R प्लस A स्क्वायर। एंड E2 हम लेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द +q चार्ज। प्लस की वजह से है तो ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द +q चार्ज। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती हैं एंड नेगेटिव की इनवर्ड। तो ये इट विल बी अवे फ्रॉम +q से अवे मीन्स ये आ जाएगी आपके पास BP प्रोड्यूस्ड अलोन। एंड E2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1/4πε0 Q ओवर वही दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, एक टेस्ट चार्ज और एक जो चार्ज
जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा आपके पास BP स्क्वायर एंड BP की वैल्यू है आपके पास R माइनस ए। तो E2 मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस ए स्क्वायर। फिर R प्लस ए स्क्वायर ऑब्वियसली ग्रेटर होएगा R माइनस ए स्क्वायर से, एंड E1 में हमारे पास डिनोमिनेटर में है R प्लस ए स्क्वायर एंड E2 में है R माइनस ए स्क्वायर। तो ओब्वियसली आपके पास E1 स्मॉलर आएगा बिकॉज उसका डिनोमिनेटर लार्ज है, एंड E2 ग्रेटर आएगा बिकॉज उसका जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है। तो E1 मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन E2 मैग्नीट्यूड। अब अगर आपको रिजल्टेंट E कैलकुलेट करना है तो वो क्या आएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला माइनस कर दो, मीन्स E2 मैग्नीट्यूड माइनस E1 मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस ए स्क्वायर। अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 1/R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म्स आ रही हैं, R माइनस ए स्क्वायर एंड R प्लस ए स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में बन जाएगा आपके पास R माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई R प्लस ए, और वो होता है आपके पास R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा फिर R प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस में R माइनस ए स्क्वायर। अब ये बन रहा है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4AB, A है आपके पास R और B है A, तो ये बन जाएगा 4AR। तो आपके पास टर्म क्या आई, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR ओवर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमने जो 4AR है उसको लिखा है 2A मल्टीप्लाइड बाई 2R, ठीक है। और फिर हमें पता है कि Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, दैट्स वाई हमने इसको ऐसे लिखा था। तो आपके पास जो E की वैल्यू बनेगी वो बनेगी P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2R ओवर जो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर है ये एज इट इज़। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। फिर अगर हम स्पेशल केस डिस्कस करें, जो हमने आइडियल डाइपोल की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास डाइपोल शॉर्ट हो जाए तो इफ़ डाइपोल इज़ शॉर्ट है मीन्स उस दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, और टेस्ट चार्ज आपके पास कंपैरेटिवली लार्ज डिस्टेंस पे होएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2A इज़ लेस देन R। अगर 2A लेस देन R है तो आप A को निगलेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू R। तो डिनोमिनेटर में आपके पास R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होल स्क्वायर था ये कन्वर्ट हो जाएगा R स्क्वायर के होल स्क्वायर में। तो ये बन जाएगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R ओवर R रेज़ टू द पावर 4। फिर R कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो ये बन जाएगा 2P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आपके पास स्पेशल केस से आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ नेट इज़ BP प्रोड्यूस। ये हमने पहले ही देखा था कि जो E आया था वो E2 की डायरेक्शन में आया है, एंड E2 हमारे पास था BP प्रोड्यूस्ड अलोन। तो जो नेट E है वो भी आ जाएगा BP प्रोड्यूस्ड अलोन, एंड फ्रॉम सेकेंड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आ रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ठीक है। अब जो ये हमने फॉर्मूला निकाला है सेकेंड इक्वेशन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो ये आपको याद रखना है कि E एक्सियल की वैल्यू आई है आपके पास 2P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। नाउ इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने वही करना है क्या, सबसे पहले एक डाइपोल कंसीडर करना है
जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है 2a और सेंटर लेना है O। अब जो हम पॉइंट मानते हैं जहाँ पर टेस्ट चार्ज है, द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो मानते हैं हम P। एंड P की जो है डिस्टेंस फ्रॉम O मानते हैं R। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, एंड OP इज इक्वल टू क्या है R। अब लेट कर लो E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू की वजह से है E1 एंड प्लस क्यू की वजह से हम लेट कर लेंगे E2 है। तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/4πε0 क्यू ओवर माइनस क्यू एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो कि है हमारे पास AP। तो ये आ जाएगा क्यू ओवर AP स्क्वायर। AP की वैल्यू हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमारे पास फिगर में देखो OP है R एंड OA है A। तो अपने पास आ जाएगा AP की वैल्यू आएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड AP स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपके पास E1 मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1/4πε0 क्यू ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एंड E1 की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी PA के अलोन। और यहाँ पर हमने बीच में एक छोटा सा यहाँ पर बीच में हमने एक पॉइंट दिखाया है C, और यहाँ पर PC वेक्टर एक छोटा सा वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है E1 वेक्टर को। तो ये PA में यहाँ पर PC वेक्टर है, तो E1 की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है बाय द PC वेक्टर। वेक्टर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो वेक्टर की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है एंड जो साइन ऑफ द एरो होता है वो डायरेक्शन बताते हैं। तो E1 वेक्टर कम्प्लीटली रिप्रेजेंट हो रहा है बाय PC वेक्टर। नाउ हम लेट कर लेते हैं एंगल PBA। B पॉइंट था जहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये PBA एंड PAB एंड दोनों एंगल को हमने लेट किया है इक्वल एंड इज इक्वल टू थीटा। अब जो हमारे पास E1 है उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। E1 की डायरेक्शन थी PC, तो यहाँ पर हमने पहले तो ऊपर वाला एंगल निकाला है RPE, वो भी हमारे पास थीटा आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। फिर अगेन जो आप ऊपर वाला थीटा देख रहे हो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल B के इक्वल आएगा, तो वो भी थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा थीटा एंगल बन जाएंगी। उसके बाद हमने E1 की कंपोनेंट करनी है, तो E1 के आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा E1 cos थीटा जो कि आ रहा है अलोन PR जो पैरेलल है BA के, एंड E1 sin थीटा आएगा आपके पास अलोन PE मीन्स जो ये OP है इसके बीच में हमने E पॉइंट दिखाया है, तो PE जो कि परपेंडिकुलर है BA की। तो ये हमारे पास E1 के दो कंपोनेंट आ गए, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। नाउ E2 लेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q। तो E2 का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा 1/4πε0 Q ओवर BP स्क्वायर, जो प्लस Q और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो है BP, एंड BP की भी वैल्यू सेम ही आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नाउ E2 की डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव चार्ज से अवे, मीन्स ये आपके पास आ जाएगी PD के अलोन। PD के अलोन हमने यहाँ दिखा रहे थे E2 वेक्टर, ठीक है। ये BP प्रोड्यूस्ड आगे जाकर D पॉइंट दे रही है, तो ये BP PD के अलोन आपके पास आ जाएगी E2 वेक्टर। E2 वेक्टर में भी वही सेम की जो E2 का मैग्नीट्यूड है वो PD की जो लेंथ है उससे डिफाइन होएगा, और जो डायरेक्शन है वो भी PD वेक्टर की डायरेक्शन के अलोन आ जाएगा। तो ये आपको ये फिगर से क्लियर है।
नाउ फिर हमारे पास E2 के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगी, कौन से E2 cos थीटा एंड E2 साइन थीटा। अब E2 cos थीटा है जो आपके पास, वो आएगा अलोन थीटा के साथ वाला बनता है E2 cos थीटा, तो यहाँ पर बनेगा PR के अलोन E2 cos थीटा एंड इसके परपेंडिकुलर मीन्स PF के अलोन बनेगा आपके पास E2 साइन थीटा। PF मीन्स ये जो OP प्रोड्यूस की हुई है, तो ये आपके पास PF आ रहा है। तो आपके पास अब नेट क्या आ रहा है, PR के अलोन आपके पास E1 cos थीटा आ रहा है, E2 cos थीटा भी आ रहा है, PE आ रहा है आपके पास E1 साइन थीटा एंड PF आ रहा है आपके पास E2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, E2 मैग्नीट्यूड। तो जो E1 साइन थीटा है वो है PE के अलोन एंड E2 साइन थीटा है वो है PF के अलोन। मीन्स दोनों इक्वल हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में है अलोन PR। तो ये आपके पास नेट E का फॉर्मूला आ रहा है 2E1 cos थीटा, और फिर हमने E1 की वैल्यू पुट करनी है। तो E1 की वैल्यू है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो एंड तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास फ्रॉम फिगर आ रहा है OA अपॉन AP, OA अपॉन OP। OA था आपके पास क्या, A एंड AP क्या है आपके पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये बन जाएगा Q इंटू 2A ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब जो न्यूमरेटर में टर्म है वो है Q इंटू 2A, तो ये Q इंटू 2A बन जाएगा डाइपोल मोमेंट P। तो आपके पास E का फॉर्मूला आ जाएगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये जो ऊपर है ये मैंने Q लिख दिया, ये A ही है, ये बनेगा आपका न्यूमरेटर में Q इंटू 2A एंड फिर P इज इक्वल टू Q इंटू 2A लेने पर आपके पास E का फॉर्मूला आ जाएगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। फिर जो डायरेक्शन है E की वो क्या आएगी, PR के अलोन ही आएगी, मीन्स पैरेलल टू BA। बट जो डाइपोल मोमेंट था वो था -Q2 प्लस Q, मीन्स A टू B, एंड जो PR है वो आए हैं BA के पैरेलल, मीन्स अपोजिट टू P वेक्टर। नाउ इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर को हमने लिखना हो तो ये अपोजिट टू है P वेक्टर, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और ये बन जाएगा -P वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ फिर वही स्पेशल केस, इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट मीन्स 2A इज लेस देन R है, तो E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E को निगलेक्ट कर दो डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा P वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। मीन्स E इक्वेटोरियल की वैल्यू आ रही है आपके पास P वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यहाँ से भी जो हमारे पास E वेक्टर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। अब पीछे हमने फॉर्मूला किया था कि E एक्सियल इज इक्वल टू था 2P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, एंड यहाँ से हमारे पास आया E इक्वेटोरियल, वो आया P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। मीन्स इन दोनों की रेशियो लें तो क्या आएगा, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। क्लियर। फिर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड फोर्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें दे रखा है अ फ्री पिक बॉल ऑफ मास 6 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1/3 इंटू 10 raised to the power -7 कूलम।
ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल फिक्स 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पिथ बॉल सो दैट अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर सा बनाया है, तो इसमें देखो आपको क्या दे रखा है कि फर्स्ट पिथ बॉल है जो वो ऊपर है सेकंड पिथ बॉल के। फिर वो कह रहे कि उस पर चार्ज कितना होना चाहिए कि जो आपके पास फॉर्मर वाली पिथ बॉल है वो स्टेशनरी हो जाए, अपर पिथ बॉल स्टेशनरी हो जाए। तो ये स्टेशनरी कैसे हो सकती है, ऊपर है और स्टेशनरी कैसे हो सकती है, वेट तो नीचे ही आएगा। तो सेकंड पिथ बॉल जब इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, पिथ बॉल हैं दोनों के ऊपर लाइट चार्जेस आएंगी एंड दैट्स वाई जो आपके पास सेकंड पिथ बॉल है वो रिपेल करेगी फर्स्ट पिथ बॉल को। तो रिपल्शन लग रही है अपवर्ड एंड वेट लग रहा है डाउनवर्ड। स्टेशनरी कब होएगी, जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तब। तो जब पिथ बॉल का वेट जो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड बैलेंस हो जाएगा बाय द अपवर्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन between the two pith balls, then the upper pith ball will become stationary। अब हम क्या लेट कर रहे हैं, Q2 be the charge given to the lower pith ball। Q2 उस पर लेट कर लिया, ऊपर वाली जो फर्स्ट पिथ बॉल है उसके ऊपर आपको चार्ज गिवन है एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसको SI में कन्वर्ट करवा लेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। मास आपको गिवन है 6 ग्राम, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करवा लेंगी तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो जब अपर पिथ बॉल स्टेशनरी होएगी तब आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू वेट, दैट मीन्स mg। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r² इज इक्वल टू mg। तो आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ Q2 की नहीं है। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, वो आ रही है आपके पास 4.90 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, फिर हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल है जिसमें हमें क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, तो जब ये फॉल कर रहा है तो मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही फॉल करेगा। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, ऊपर वाली प्लेट पे लिया है हमने नेगेटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट पे लिया है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन आएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। फिर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। फिर वो कह रहे हैं जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करते हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियसली जब डायरेक्शन रिवर्स होएगी मीन्स पॉजिटिव ऊपर जाएगा एंड नेगेटिव नीचे, तो प्रोटॉन फॉल करेगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा नेगेटिव की तरफ। तो हमने क्या करना है, कंपेयर करना है टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस एंड कंट्रास्ट करनी है दिस सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के केस में निकालते हैं टाइम ऑफ फॉल। तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमें जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है वो कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो ये y की अलोन है जो डिस्टेंस है, तो y1 ले लेते हैं इसको। y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, इन मीटर्स ये आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर एंड E1 की वैल्यू आ जाए है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इसका आपको मास भी पता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स बाय मास। फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई, है ना, ये E की वैल्यू थी फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहाँ से फोर्स की आ जाएगी Q इंटू ई। यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ पुट करके आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है
3.55 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आपको निकालना है क्या है, टाइम ऑफ फॉल। तो आपने टाइम वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस डिस्टेंस जो है आपका वो y की अलोन है, तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू u1 t1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ से जब आप वैल्यू सारी पुट करोगे, u1 0 है, तो ये बन जाएगा सिर्फ y1 इज इक्वल टू हाफ a1 t1 स्क्वायर। यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगी √2y1 ओवर a1। वैल्यूज़ पुट करके आपके पास t1 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फॉर प्रोटॉन सेम ही रहेगा, बस मास डिफरेंट है, दैट्स वाई आपकी एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रही है। एक्सेलरेशन आ रही है Q0e2/m2, तो m2 की जगह पुट होएगा प्रोटॉन का मास, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर यहाँ से आप जब T2 कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा √2y2 ओवर a2, फॉर्मूला सेम है, तो ये आ रही है 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। नाउ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है T1 एंड T2 को, तो इनकी रेशियो ले लेते हैं। रेशियो आ जाएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻2। फिर आपका जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का, वो था कि आपको इस सिचुएशन को कंपेयर करना है विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आई है कितनी, 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड प्रोटॉन की आई है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10⁻1, राइट। तो मीन्स एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ग्रेविटी इतना चेंज नहीं करवा पाती जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करवा रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई वो एक्सेलरेशन ज़्यादा इंड्यूस करवा रही है। तो फर्स्ट तो यही यहाँ से ये कंपैरिजन हो गया। और फिर हम क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बिकॉज बहुत कम है, दैट्स वाई इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड, राइट। फिर थर्ड न्यूमेरिकल है आपके पास, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, जैसे हमें फिगर में दिखा रखे हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट करनी है टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट विल बी द टेंशन इफ चार्ज ऑन द स्फीयर वर -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो पहले टेंशन कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो जो आपके पास स्फीयर है उसका मास कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव में चार्ज है, एंड पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा एंड विल ट्राई टू कम डाउन। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी ऊपर फोर्स आ रही है जो वो भी कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड। तो FE डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड एंड टेंशन अपवर्ड। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेंशन इज इक्वल टू FE प्लस mg। जो सेम डायरेक्शन वाले होते हैं वेक्टर उनको ऐड करना है, एंड जो अपोजिट में है उससे इक्वेट करवाना है। तो T इज इक्वल टू FE प्लस mg। FE की वैल्यू क्या आ जाएगी, QE। सारी वैल्यूज़ पुट करके आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सेकंड पार्ट है, जब Q -6 माइक्रोकूलम है, जब माइनस चार्ज लेंगी तो वो मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करेगा, तो ये आ जाएगा T प्लस FE इज़ इक्वल टू mg। यहाँ से T की अगेन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सारी वैल्यूज़ पुट करके ये आ जाएगा 74 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। क्लियर।